लास्ट वीडियो में हम लोग बात किए थे न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में। सो टुडे वी विल स्टार्ट द कंजर्वेशन लॉज इन न्यूक्लियर रिएक्शन। तो क्या क्या कंजर्वेशन लॉ है न्यूक्लियर रिएक्शन में, तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में चार्ज जो है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। मीन्स बिफोर रिएक्शन में जो चार्ज था, आफ्टर रिएक्शन में भी हम लोग को उतना ही चार्ज हम लोग को मिलेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन के साथ जब हीलियम बम्बार्ड करता तो ऑक्सीजन और प्रोटॉन हम लोग को मिलेगा। तो पहले रिएक्शन के पहले नीचे वाला आप जानते हैं ये है चार्ज का नंबर। पहले नाइट्रोजन में 7 था, हीलियम में 2 था, तो रिएक्टेंट का जो चार्ज नंबर है वो है 9 और प्रोडक्ट का जो चार्ज नंबर है वो है 8 + 1 9। तो बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन चार्ज नंबर शुड बी ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर। ये जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर मैंने ऊपर में जो लिखते हैं उसका हम लोग मास नंबर बोलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जितने भी न्यूक्लियॉन्स है जो न्यूक्लियस में रहता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, यानी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का संख्या को हम लोग बोलते हैं मास नंबर। तो देखिए टोटल मास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है रिएक्टेंट साइड में 14 + 4 यानी 18 और यहाँ पर 17 + 1 यानी 18। इसका मतलब प्रोडक्ट में जितना है रिएक्टेंट साइड में भी उतना ही है। तो जितना मास नंबर था उतना ही रहेगा। इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर। थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। पहले हम लोग जानते थे कंजर्वेशन ऑफ मास, फिर जानते थे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दोनों को अलग अलग रूप से हम लोग समझते थे, लेकिन 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन एक नया रिलेशन लाए मास और एनर्जी को लेके, E = mc²। आप जानते हैं फिजिक्स का सबसे फेमस रिलेशन है E = mc²। मीन्स मास एंड एनर्जी दिस आर इंटर कन्वर्टेबल। तो इसीलिए हम एनर्जी बोले या मास बोले, ये मैटर का दो अलग अलग नाम है। तो कोई भी रिएक्शन में मास एनर्जी रिएक्टेंट साइड में जितना होगा, मास एनर्जी प्रोडक्ट साइड में भी उतना ही होगा। जैसे अगर हम लोग देखेंगे, जब ये एक इलेक्ट्रॉन है उसका मास है इतना me, तो उसमें एनर्जी होगा mc²। और एक पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन का मास समान होता है, मास है वही me और उसमें एनर्जी होगा mc²। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को एनिहिलेट करते हैं और वहाँ से हमको एक फोटोन का एनर्जी हम लोग को मिल जाता है, वह है 2mec²। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो मास एनर्जी था, राइट हैंड साइड में भी वही मास एनर्जी हम लोग को मिल जाए। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, न्यूट्रॉन का मास एनर्जी और लिथियम का मास एनर्जी लेफ्ट साइड में जितना है उतना ही होगा हाइड्रोजन का जो एक आइसोटोप है उसका, प्लस हीलियम का जो एनर्जी है, प्लस इसके साथ 4.784 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर मिला दिया जाए तो हम लोगों को यहाँ का मास और यहाँ का मास मिल करके जितना एनर्जी होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि ये जो मास को, न्यूट्रॉन का मास को एनर्जी में इस फार्मूला में कन्वर्ट किया जा सकता है, लिथियम का मास को भी इस फार्मूला में एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो मास एनर्जी होगा, राइट हैंड साइड में भी ये मास एनर्जी को अगर हम लोग ऐड करके अगर देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जो मास एनर्जी था, राइट हैंड साइड में वही मास एनर्जी हम लोग को मिल सकता है। तो मैटर दो फॉर्म में रह सकता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखें, ये मास के फॉर्म में था, ये भी मास के फॉर्म में, ये भी मास के फॉर्म में, ये भी मास के फॉर्म में, ये एनर्जी के फॉर्म में। तो मैटर का दो फॉर्म है। तो अगर हम यहाँ पर बोलेंगे मास का फॉर्म में कितना एनर्जी लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर भी मास और एनर्जी के फॉर्म में कितना है मैटर राइट हैंड साइड में, तो दोनों हम लोग देखेंगे मास एनर्जी का जो एडिशन है वो सेम मिलेगा हम लोग को। इसके बाद हम लोग देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कोई भी रिएक्शन में टोटल जो लीनियर मोमेंटम है रिएक्टेंट का, जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन में जो रिएक्टेंट टेक पार्ट करेंगे उसका लीनियर मोमेंटम बिफोर जो डिके में या रिएक्शन के पहले जो मोमेंटम होगा, रिएक्शन के बाद भी उतना ही मोमेंटम होना चाहिए। जैसे एक न्यूक्लियर रिएक्शन लिखते, ये है पेरेंट न्यूक्लियर, एक्स है कोई एलिमेंट, उसका एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर ये है। तो एक डॉटर न्यूक्लियर बना हमारा, और मान लीजिए एक बीटा पार्टिकल हमारा निकला, इसको बीटा डीके हम लोग बोलते हैं, बीटा पार्टिकल निकला। और बीटा पार्टिकल के साथ पहले ये वाला पार्टिकल
पता नहीं था, एंटी न्यूट्रिनो। तो इसको एक हाइपोथेसिस के माध्यम से पाउली वो लाए थे, जो कि पहले भी हम बात किए थे न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस को लेकर के। तो लीनियर मोमेंटम बिफोर डिके, डिके के पहले इसका जो लीनियर मोमेंटम ये रेस्ट में था, तो मास कुछ भी रहेगा लेकिन वेलोसिटी तो नहीं था। लीनियर मोमेंटम इसका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा जा रहा है जो डॉटर न्यूक्लिया और बीटा पार्टिकल इन लोगों का भी लीनियर मोमेंटम टोटल में जीरो होना चाहिए। और जीरो होने के लिए क्या होना पड़ेगा, अगर ये डॉटर न्यूक्लिया है और ये अगर बीटा पार्टिकल है, तो बीटा पार्टिकल अगर इधर जा रहा तो डॉटर न्यूक्लियाई को इधर जाना पड़ेगा। इसका मास चूँकि ज़्यादा है, इसका मास कम है, तो इसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, इसका वेलोसिटी कम होगा। दोनों अपोजिटली जाने से ही तभी लीनियर मोमेंटम इन लोगों का जीरो हो सकता है। तो बिफोर तो डिके जीरो है, लेकिन आफ्टर डिके भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंट में देखा गया जो डॉटर न्यूक्लियाई और जो बीटा पार्टिकल दोनों अपोजिटली मूव नहीं कर रहे, इसका मतलब है और कोई एक पार्टिकल रहेगा जो कि अभी तक हम लोगों को पता नहीं चल पा रहा था, और एक पार्टिकल कुछ ना कुछ होना चाहिए। और उस पार्टिकल का मोमेंटम को अगर मिला दिया जाए लीनियर मोमेंटम, तो टोटल जो लीनियर मोमेंटम बिफोर डिके अगर जीरो है तो आफ्टर डिके भी जीरो होना चाहिए। और बाद में वो पार्टिकल हम लोग को मिला, पार्टिकल का नाम है एंटी न्यूट्रिनो। तो इन लोग तीनों को इस ढंग से हम लोग लिखेंगे, मोमेंटम ऑफ एंटी न्यूट्रिनो अगर इधर लेंगे, मोमेंटम इलेक्ट्रॉन इधर ले रहे हैं, मोमेंटम ऑफ डॉटर न्यूक्लिया इधर ले रहे हैं, तीनों का मोमेंटम को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो रिजल्टेंट जो मोमेंटम होगा वो होगा हमारा क्या, जीरो मोमेंटम होगा। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के आधार पर ये हमारा जीरो बन जाएगा, बिकॉज दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, ये हमारा होगा। तो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस मतलब माइनस ऑफ दिस होगा। तो टोटल जो रिजल्टेंट जो मोमेंटम होगा ये आफ्टर रिएक्शन भी हमारा जीरो होगा। तो बिफोर रिएक्शन जो जीरो था, आफ्टर रिएक्शन भी जीरो होगा। इसी ढंग से एंगुलर मोमेंटम भी, टोटल एंगुलर मोमेंटम हम लोग जानते हैं स्पिन के चलते होगा कुछ एंगुलर मोमेंटम, और ऑर्बिटल मोशन के चलते कुछ ऑर्बिटल मोमेंटम होगा। तो बिफोर रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का जो स्पिन और टोटल एंगुलर मोमेंटम जितना होगा, आफ्टर रिएक्शन भी प्रोडक्ट का भी स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर सम दोनों का क्या होना चाहिए, बिफोर और आफ्टर डिके सेम होना चाहिए। तो एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। पैरिटी के बारे में भी पहले हम लोग बात किए हैं, तो आज हम लोग उस टॉपिक पे नहीं जा रहे, लेकिन पैरिटी जो है ये न्यूक्लियर रिएक्शन में ये भी वायलेट नहीं करता, बिफोर एंड आफ्टर ये इक्वल होना चाहिए। लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर रिएक्शन में ही पैरिटी कंजर्व रहेगा। देखा गया वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन में पैरिटी कंजर्व नहीं रहेगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर रिएक्शन में ये हो सकता है, लेकिन जैसे वीक न्यूक्लियर रिएक्शन है उसमें लेकिन पैरिटी कंजर्व नहीं रहेगा। और दो फिजिकल क्वांटिटी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट में हम लिखा है, ये कंजर्व नहीं रहता। जैसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमारा हुआ और मैग्नेटिक क्वाड्रुपोल मोमेंट हुआ, ये इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपोल मोमेंट हुआ, ये हमारा कंजर्व नहीं रहेगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे, चार्ज पे और करंट पे न्यूक्लियस के अंदर। इसीलिए इन लोगों को कंजर्वेशन लॉ के आधार पर हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी कंजर्वेशन ऑफ मास, चार्ज, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपोल मोमेंट ये कंजर्व नहीं रहता, ये लोग डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास और चार्ज। लेकिन मास और चार्ज ये लोग तो कंजर्व रहता ही है। तो आज के वीडियो में बस इतना है।